गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 1935 का भारत शासन अधिनियम से आप क्या समझते हैं। इस सवाल का जवाब थोड़ा सा बड़ा है तो इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 1937 में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। यह पहला काम किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात इसके प्रथम न्यायाधीश हीरा लाल जे कैनिया बन गए। जे कैनिया एक साथ होगा, ठीक है। तो प्रथम न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद ये बने थे हीरालाल जे कैनिया। ओके। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार क्या होता है? जिसमें जो सभी राज्य जो है वो मिलकर करते हैं, यानी कि इस संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांत कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी मिलकर बनाया गया था। यानी पहले ब्रिटिश प्रांत और दूसरा कुछ ऐसे भारतीय रियासतें। रियासतें क्या होती है? देखिए जो अंग्रेज है उसने भारत पर कब्जा किया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे राजा के क्षेत्र थे जिनको अंग्रेज गुलाम नहीं बनाया या फिर गुलाम नहीं बना पाए, तो उनको बोला गया भारतीय रियासतें। तो ये रियासत भी अब ब्रिटिश का ही साथ देने लगा, कुछ ऐसा उन्होंने काम किया और इन दोनों को मिला करके जो क्षेत्र बनाया, जो सरकार चली, उसको हम बोलते हैं संघात्मक सरकार। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्रीय द्वैत शासन लागू कर दिया गया। द्वैत शासन क्या था? यानी कि केंद्र के लिए अलग शासन व्यवस्था और राज्य के लिए अलग शासन व्यवस्था, इसे खत्म करके एक केंद्रीय लागू किया, यानी कि केंद्र में जो नियम कानून लागू होगा वो सब में जो कानून लागू हो जाएगा। संघ प्रशासन के विषय को दो भागों में विभक्त किया गया। पहला था हस्तांतरित और दूसरा था रक्षित। रक्षित की बात करें तो रक्षित में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, इन सभी चीजों को रखा गया था। साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्र जो था इसको सम्मिलित किया गया। किस में रखा गया? रक्षित में। रक्षित का मतलब जिसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है उनको इसमें रखा गया। बाकी सारे विषय जो बच जाते हैं उन बाकी छोटे मोटे या जिन पर अंग्रेजी सरकार का कोई ध्यान नहीं है उन सभी मामलों को किस में रखा गया? हस्तांतरित वाला में, जिसे हम हस्तांतरित कर सकते थे। सन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। प्रांतों का मतलब होता है अलग अलग प्रांत, जैसे कि मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, कलकत्ता प्रांत, अलग अलग जो प्रांत थे उनको स्वायत्ता यानी छूट प्रदान कर दी गई। प्रांतीय विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो प्रांत को ही दे दिया गया। और केंद्रीय सरकार का कार्य जो था एक प्रकार का कैसा होता था? संघात्मक होता था, मिल करके। प्रांत की कार्यपालिका जो शक्ति थी वो गवर्नर में निहित कर दी गई, यानी कि प्रांत के लिए भी जो कार्यपालिका शक्ति यानी कि उसके लिए जो नियम कानून वाला जो पावर है वो गवर्नर के पास रह गया, तथा इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता था, यानी ब्रिटिश सरकार के रूप में होता था। गवर्नर जनरल के जितने भी कार्य थे, चाहे वो मंत्री परिषद से सलाह लेकर के होना पड़ता था। यानी सिंपल बात में गवर्नर जनरल अब कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जो मंत्री परिषद है उससे सलाह लेना होगा, जिसके लिए विधानसभा जो क्या होगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इससे पहले जो गवर्नर जनरल होते थे वो किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन अब वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि उन विधानसभा को जवाब देना पड़ता है कोई भी क्षति होने पर, किसी भी प्रकार की बर्बादी होने पर। इसमें बहुत सारे और भी बदलाव किए गए थे। जैसे केंद्रीय विधानमंडल की बात करें तो इसको दो सदन में बांट दिया गया था, एक था विधानसभा, दूसरा था राज्यसभा। विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें से 250 जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत आते थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत का मतलब वह भारत का वह इलाका जिसको ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था उसे हम ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे, और वह इलाका जिसको ब्रिटिश ने गुलाम नहीं बनाया था उसे हम भारतीय रियासतें कहते थे। और ये कितने थे? 125 थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और गवर्नर जनरल जो था विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी, यानी कि गवर्नर जनरल अगर लगता कि ये मंत्री सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो इसे कभी भी फोड़ सकते हैं, 5 साल के पहले ही कभी भी भंग करके फिर से सरकार बना सकते हैं। इसी प्रकार से राज्य परिषद की बात करें तो राज्य परिषद में कुल 260 सदस्य था। इसके पहले कितने थे? विधान परिषद में 375 थे और राज्य परिषद में 260। ओके, तो आप देख सकते हैं बड़ा और छोटा कौन है, ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। इसमें से जो सदस्य संख्या थे वो 104 तो भारतीय ब्रिटिश यानी कि भारत के प्रतिनिधि से आते थे और बाकी जो थे वो देशी रियासतों से आते थे। ओके, यहाँ पर 104 लिखा गया है तो इसमें थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गया तो मैं इसको सुधार देता हूँ। देखिए इसमें जो था ना 156, यहाँ पर होगा 156 जो था वो ब्रिटिश भारत से आते थे और बाकी जो 104 था वो भारतीय रियासतों यानी देशी रियासतों से आते थे। लिखा है कि राज्य परिषद एक अस्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष जो थे वो अवकाश ग्रहण करते थे। अस्थायी का मतलब होता है कि हमेशा चलने वाला, कभी भी भंग नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला।
इसका कारण है कि 1/3 यानी कि जितना भी सदस्य है यानी कि 260 है, इसका 1/3 आप कर लीजिएगा तो जितना सदस्य आएगा वह प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि 2 साल में वह खत्म हो जाते थे। फिर बाकी जो बचा हुआ सदस्य तो रह जाता था ना, तो बाकी बचा हुआ सदस्य जो थे वह रह जाते थे, इसलिए ये कभी भी खत्म नहीं होता था, ये बिल्कुल ही अस्थायी होता था। और जो सदस्य अवकाश होते थे यानी जिनका रिटायरमेंट होता था, उनका फिर से जो चुनाव कर लिया जाता था और ऐसे चुनाव को हम उपचुनाव कहते हैं। अगला लिखा है कि केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां जो थी अत्यंत सीमित कर दी गई थी। साथ ही साथ अगर हम करें जनरल जो थे अपने विवेकानुसार एक साथ दोनों सदनों को आहूत कर सकता था, यानी दोनों उनको जब लगता था कि ये बिल्कुल खराब चल रहा है, ब्रिटिश सरकार के लिए खतरनाक हो सकती है, तो वो अपने अपने जो कॉमन सेंस है उसके अनुसार वो क्या कर सकता था, दोनों ही सदन को एक साथ या तो खत्म कर सकती थी या तो उसको बुला सकती थी जो है सत्रवशान के लिए, या कभी भी उसको विघटन कर सकती है। उसे विधेयकों पर वीटो का पावर था। वीटो समझते हैं कि नहीं? वीटो का मतलब होता है एक तरफा पावर, मैं मना करता हूँ, ओके, ऐसा वाला पावर होता है, तो उनको वीटो पावर था। 1935 के अधिनियम द्वारा वर्मा जो है देश, जिसे वर्तमान में म्यांमार देश कहते हैं, इनको ब्रिटिश भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हो गया। यानी कि पहले तो केवल 3 ही प्रांत थे लगभग, जैसे कि बम्बई प्रांत, मद्रास प्रांत और एक होता है बंगाल प्रांत। इसके अलावा अलग अलग प्रांत धीरे धीरे बनते चला गया, सिंध प्रांत बड़ा, फिर उड़ीसा प्रांत बना। सन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई, यानी कि 2-2 सदन बना दिया गया कुछ प्रांतों में। उच्च सदन और दूसरा क्या था, उच्च सदन परिषद, और दूसरा था निम्न सदन जिसे हम विधानसभा कहते थे। ओके, उच्च सदन का नाम था विधान परिषद और निम्न जो सदन था उसका नाम था विधान सभा। ये भी याद रखिएगा, अभी भी ये चलता है बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में उच्च सदन और निम्न सदन है। ओके, उत्तर प्रदेश में भी आपको उच्च सदन और निम्न सदन देखने को मिल जाएगा। 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणी में बांटा गया, इससे पहले केवल 2 ही था। तो कौन कौन सा 3 श्रेणी बना, संघ सूची, प्रांतीय सूची और तीसरा बन गया समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय शामिल किए गए थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल कर दिए गए थे और समवर्ती सूची में क्या थे, 36 विषय शामिल कर दिए गए थे। ओके, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संघ सूची है उसमें अखिल भारतीय हित के विषय आते थे, यानी पूरे भारत के लिए। जो प्रांतीय सूची होते थे केवल इसमें स्थानीय महत्व छोटे छोटे मुद्दे आते थे, और समवर्ती सूची में दोनों के हित के विषय में आते थे, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रांतीय हित के विषय में आते थे। हित का मतलब जिससे प्रांत का भला हो सके वैसे विषय को शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ और भी बातें होती थी, कुछ ऐसे भी पॉइंट था जिस पर किसी का अधिकार नहीं था, उसे हम अवशिष्ट शक्तियां कहते थे, और ये सारा किसके पास था, गवर्नर जनरल के हाथों में होता था। प्रांतीय सूची में समष्टि सभी विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को विधि बनाने यानी कानून बनाने का अधिकार था। केवल प्रांतीय सरकार, यानी कि आप प्रांतीय सरकार को राज्य सरकार समझिए, यानी कि राज्य सरकार में जितने भी विषय है उसमें कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। वह सभी समवर्ती विषय पर भी विवाद विधि बना सकते थे, यानी समवर्ती चूंकि दोनों का है तो उस पर भी कुछ नियम कानून वो बना सकते हैं। वित्तीय विधेयक गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता था, यानी जब तक गवर्नर आपको परमिशन नहीं देगा तब तक आप उसे पेश नहीं कर सकते हैं। कोई भी विधेयक बिना गवर्नर की अनुमति के कानून भी नहीं बन सकता है। किसी ऐसे विधेयक पर जिसको गवर्नर की अनुमति प्राप्त थी, सम्राट उसे अस्वीकृत भी कर सकता था। अब ऐसा नहीं कि गवर्नर जो बोल दिया गया उस पूरी तरह से कानून बन गया, जो सम्राट होता है वह उसको क्या कर सकता है, खारिज भी कर सकता है, यानी ब्रिटिश सरकार उसे खारिज भी कर सकती थी। अपनी विवेकीय शक्ति एवं व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति के परिणाम स्वरूप गवर्नर एक तानाशाह का कार्य भी करता था। विवेकीय शक्ति का मतलब उसे लग रहा है कि खराब है तो वो अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग करके एक तानाशाही वाला डिक्टेटर वाला रोल अदा कर रहा था। चूंकि ये बहुत ही खराब शासन व्यवस्था था, इसलिए कुछ लोगों ने इनकी निंदा भी की थी। जैसे कि नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल भी अस्वीकृत बताया। तो ऐसे ये अधिनियम उतना भी बेहतर नहीं था भारतीयों के लिए, इसलिए भारतीय राजनेता इनसे दुखी थे। हालांकि बहुत सारे राजनेता इनसे प्रसन्न भी थे। तो ये था आपके सवाल का जवाब, जो 1935 का जो अधिनियम था उसे आप क्या समझते हैं। और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट को। और हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो गया तो आप इससे प्लीज जितने भी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।